हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि अब आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर DSSB TGT वैकेंसी। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे TGT इंग्लिश के बारे में कि कैसे आप TGT इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, बात करें हम पेपर 1 की, तो अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये जो सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए का मतलब है आपका पेपर 1। दिस इज कॉमन फॉर ऑल। आप जितने भी TGT का पेपर दे लो, हर एक TGT के पेपर में ये जो पेपर 1 है ये कॉमन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जो सेक्शन ए है यानी कि आपका जो पेपर 1 है, इसमें आपका 20 मार्क का आएगा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी आपके 20 मार्क के आएंगे जनरल इंटेलिजेंस, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो। ठीक है, बाकी आपका आएगा मैथ्स का क्वेश्चन 20 मार्क का, बाकी हिंदी और इंग्लिश तो 20 मार्क का आना ही है। देखिए, अब हम यहाँ पे डिटेल में एक एक सेक्शन के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 5 यानी कि इंग्लिश की, तो अगर आप एक TGT एस्पिरेंट हैं तो मैं इतना तो मान के चल सकती हूँ कि आपने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की होगी या फिर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं अपने, तो आप जितनी भी तैयारी करेंगे पेपर 2 के लिए, अगर आप जो भी तैयारी करेंगे उसमें जो है ये आपका पेपर 1 का ये सेक्शन 5 आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो आपको इस सेक्शन के लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्यों नहीं पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि आप PGT में, मतलब जो TGT सेकंड का जो सेकंड पेपर है वो आप पढ़ेंगे, उसमें से ग्रामर और बाकी जो पैसेज सॉल्विंग होता है वो सब आपका ऑलरेडी क्लियर होगा। तो आपको इधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक सेक्शन यहाँ से ऑलरेडी कैंसिल हो गया, आपको बेनिफिट मिल गया कि आप TGT इंग्लिश के जो है एस्पिरेंट हैं। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और बाकी जो 4 सेक्शन है वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा हिंदी वाले सेक्शन पे, है ना। हिंदी जनरल लैंग्वेज खत्म कर देते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे GS से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में क्या करना होगा। हिंदी में ना कुछ टॉपिक्स होते हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली हिंदी सभी की अच्छी होती है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी ऑलमोस्ट सभी के, ये मान के चलते हैं कि 100 में से यहाँ पे 95 लोगों की तो हिंदी 100 अच्छी होती ही होती है। ठीक है, तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर आपको लुकोक्तियाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, आपने उच्चारण पढ़ लिया, है ना, कौन से उच्चारण होते हैं, संधि विच्छेद पढ़ लिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि बहुत बार ना ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्णन, वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो सब क्लियर हो गए, कहावत क्लियर हो गए। तो ये सब अगर क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे ये सब। साथ ही कॉम्प्रीहेंशन भी आता है हिंदी में, तो 5 नंबर का आपका कॉम्प्रीहेंशन ही आता है। मतलब कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आता है ना, इंग्लिश के पैसेज पढ़ने के बाद जो है वो आपको उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस रहते हैं और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही हिंदी में भी होता है। हिंदी में भी, हिंदी में पैसेज दिया रहेगा, एक पैसेज, उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन रहेगा और आपको उसका पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। बहुत ईजी होता है। मतलब कई बार ऐसा होता है हम पैसेज आप नहीं भी पढ़ोगे ना पूरा डिटेल में, आप एक बार ऐसे आँख घुमा लोगे, इजीली आपको मिल जाएगा। बहुत ईजी होता है हिंदी का भी कॉम्प्रीहेंशन, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चन। तो हिंदी इंग्लिश की तो अगर आप TGT एस्पिरेंट है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है इन 3 पार्ट्स में। ये 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अब इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप बात करें यहाँ पे आप GA की, यानी कि जनरल अवेयरनेस की। फ्रेंड देखिए, GA में ना क्या होता है, जनरल अवेयरनेस में कुछ स्टैटिक GS है। मतलब स्टैटिक मतलब डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और कुछ जो है कि आपका ऐसा है कि जो अभी चल रहा है उसके बारे में, मतलब 6 मंथ्स की GA पढ़ लो, ऐसा लोग बोलते हैं 6 मंथ की जनरल अवेयरनेस पढ़ लो तो आपको काम आ जाता है। ठीक है, तो देखिए, आपको सबसे पहले तो अवार्ड से रिलेटेड कुछ तो सिलेक्टेड टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, वो सिलेक्टेड टॉपिक्स आप कर लोगे ना, डेफिनेटली आपको तो क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जैसे कि आपको डांस रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपने डांस से रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे डांस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर देख कर लो आप, तो डेफिनेटली आपको 110% देखने मिलेगा। और मैं बता दूं आपको, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप रुपीज यानी कि करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पढ़ देना, देखना आपको एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली DSSB का फेवरेट है। करेंसी पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 10 रुपए के नोट पे किसकी पिक्चर है या उसका साइज क्या होता है। आजकल ना क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया होगा DSSB का, पहले का पेपर उठा के देखो, उसमें क्या रहता है, उसमें बस ये पूछते हैं कि उस पर कौन सी पिक्चर है या फिर वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इस तरह के बेसिक सवाल पूछता था। लेकिन अब ना वो डायमेंशन पूछने लगा है, 10 रुपये का चौड़ाई और
जो है वो कितना लंबाई चौड़ाई कितना, इस तरह के क्वेश्चन डिटेल क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वो रुपीज़ वाला बता दिया मैंने। आर्ट एंड कल्चर डेफिनेटली, डांस तो भाई DSSB का बहुत फेवरेट है, कोई भी पेपर उठा के देख लो आपको देखने मिलेगा। डांस खत्म कर लेना है, ये रुपीज़ वाला क्लियर कर लेना है, ठीक है। और बाकी बच्चे देखो ज्योग्राफी से रिवर आपको पढ़ के जाना है एक बार, तो रिवर से भी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ लेता है आपको, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपका जो रिवर खत्म करके जाना आप, साथ ही जितने भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं ना, इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए, जैसे पिक्चर का अवार्ड मिलता है, या फिर और भी जो जितने भी अवार्ड्स हैं, मतलब आपके स्पोर्ट्स से अवार्ड हो गए, या फिर आपके म्यूजिक में अवार्ड हो गए, एजुकेशन में अवार्ड हो गए, नोबल अवार्ड्स हो गए, ये सब पढ़ना है डेफिनेटली। देखो ये तो बेसिक चीज़ें, ये तो पढ़नी पड़ेगी। आप सोचो कि कुछ ना पढ़ो तो एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, ये सब बेसिक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर इसके अलावा आप बात करो तो देखो हिस्ट्री पॉलिटिक्स ये सब दिया हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें अगर तक देखो यही एग्जाम में सोशल साइंस वाला देंगे ना, मतलब बहुत लोग आप में से ऐसा भी होगा जो इंग्लिश का भी फॉर्म भरा होगा, सोशल साइंस का फॉर्म भरा होगा, तो यहाँ पे उसको ईजी हो जाएगा। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड ये टेम्पल किसने कहाँ बनवाया था, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हिस्ट्री जो सोशल साइंस वाले बच्चे उनको यहाँ पे फ़ायदा हो जाना है, ठीक है। बाकी हम इंग्लिश वालों को तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इतनी डिटेल में हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत है, एक आध क्वेश्चन ही पूछता है हिस्ट्री से, तो है ना। और बाकी पॉलिटी से अगर आपका सेक्शन वगैरह से एक आध क्वेश्चन पूछ ले तो वो तो देखो पूछेगा ही थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन। यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, किसको अवार्ड मिला है, थोड़ा बहुत ये पढ़ लेना, और बाकी बेसिक थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जो आजकल चल रहा है। जैसे मान लो पूछ लेगा, जैसे मान लो अभी गैस सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, कहाँ पे हुआ था, है ना, इस तरह की बेसिक चीज़ें पूछ लेगा। अवार्ड से भी मतलब जैसे बताया वो तो पूछेगा ही। बाकी इकोनॉमिक्स से पूछ लेगा, जैसे कहीं पर कोई रेलवे चालू हुई होगी तो उसको इकोनॉमिक में वो कंसिडर करके पूछ लेगा, इस तरह की बेसिक चीज़ें यहाँ पे पूछ लेता है। भाई मैंने स्टैटिक बता दिया बेसिकली, कि आपको थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया लगा लेना है कि ये सब आता है आपके जीए में, ठीक है। बाकी देखो रीजनिंग बहुत अच्छा लेवल का आता है, मतलब देखो रीजनिंग में क्या होता है ना, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े होगे, मतलब पहले का आपने बेसिकली ग्रेजुएशन पास किया तभी तो आप एग्जाम देने जा रहे हो, सीटेट क्लियर किया होगा तो एग्जाम देने जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिना भी कुछ पढ़ के जाओ तो आपके 20 में से अगर आप देखोगे 20 में से देखो 12 नंबर तो हर कोई लेकर जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली आपने सीटेट क्लियर किया है, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है, तो इतना तो कोई भी कर लेता है, ठीक है। असली लड़ाई है ये 8 नंबर निकालने की, ठीक है। ये 8 नंबर निकालोगे प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस मतलब इसे देखो स्टैटिक जीए में देखोगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आजकल क्या कर रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न ना थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे मान लो क्या बोलेगा, आपको ऐसे लंबे लंबे पैसेज दे दिया, उसने टाइम किल होता है बेमतलब का। टाइम मतलब क्या, इतना बड़े बड़े पैसेज में क्वेश्चन को घुमा घुमा के देगा। क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, बस टाइम किल होगा आपका बिना मतलब। उसको पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आप उसको अरेंज करेंगे, ये सब कर तो हर कोई लेता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कम समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, हर कोई कर लेता है। पर बात इतनी रहती है कि हर कोई कर लेता है, उसमें जल्दी करना, तो जल्दी करता है वही समय बाजी मारता है। देखो DSSB में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना इस तरह क्वेश्चंस की, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बन जाए, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, तो बस यही सब है। बाकी रिलेशनशिप से क्वेश्चन ही तो हर एग्जाम में देखो आता है। अपने सीटेट दिया होगा, देखो अगर सीटेट में अपने अच्छे से जीए पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सच बता दें तो बहुत ईजी होता है पेपर। बस मैंने आपको ये वाला बताया कि अरेंजमेंट वाला थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इस पर बहुत डिटेल पे ध्यान देता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट वाला आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी अब देखो असली बात फंसता है हम इंग्लिश वालों को यहाँ पे जो है मैथ्स पढ़ने में, ठीक है। मैथ्स बहुत वीक होती है, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज वाले, हमको किधर से ये सब चीज़ें आए, ठीक है। तो लैंग्वेज की बात करें, देखो कुछ टॉपिक इसमें जो आप पढ़ लो, मतलब मुश्किल से 8 टॉपिक है, अगर 8 टॉपिक पढ़ लोगे डेफिनेटली आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पेपर आराम से, इजीली। आपको यहाँ से 20 में से तो आपको 13-14 नंबर तो आ ही जाएंगे, 15 नंबर भी आएंगे आराम से। क्या आप परसेंटेज पढ़ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो। देखो इंटरेस्ट तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने मिलता है, इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 100% आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आप वर्किंग टाइम पढ़ लो, है ना, परसेंटेज तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। LCM HCF से भी क्वेश्चन देखने मिलता है आपको, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शनेट देखो कितना हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनेट 1, परसेंटेज 2, टाइम एंड वर्क आपका 3 हो गया, LCM HCF 4 हो गया। ये डाटा इंटरप्रिटेशन अगर डिफिकल्ट लग रहा हो छोड़ देना, मत पढ़ना, एक ही क्वेश्चन आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सिंपल कंपाउंड पढ़ लेना, ठीक है। और ये टेबल और ग्राफ्स है ना, इसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब MCQ करेंगे, पेपर लगाएंगे ना, उसी से आपका हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है। आपको इसमें क्या करेगा, जैसे मान लो ऐसा एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, एक ऐसा कर दिया, एक ऐसा कर दिया, एक ऐसा कर दिया, इधर ईयर लिख देगा, 2010 लिख देगा, 2020 लिख देगा, 30 लिख देगा, और फिर बोलेगा किस में ज़्यादा रेवेन्यू हुई है, किस में कम रेवेन्यू हुई है, इस तरह के मतलब बेसिकली सवाल पूछा है। तो ये तो कोई भी करेगा, तो इसमें कुछ पढ़ने की बात नहीं है, जनरल बेसिक कॉमन सेंस लगा होगा, डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके, ये तीनों क्लियर हो गए, और ये हिंदी इंग्लिश तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर ही दिया था। तो डेफिनेटली देखो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका 100 में से आपका 75, ये फिर आप बोलोगे मैं तो अगर मान लो 70 मानो तो 70 इसमें 70 उसमें 140 मार्क, आपका पेपर एकदम 100% क्लियर है, क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। बहुत ईजी है, ऐसा कुछ वो करने की बात नहीं है, ठीक है।
अब आते हैं हम पेपर 2 पे। देखो पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश वालों के लिए ना कुछ एक पेपर पैटर्न फॉलो किया हुआ है, बस वही करोगे डेफिनेटली क्लियर हो जाओगे। देखो क्या करना है आपको सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव क्लियर कर लेना है आपका, ठीक है। अगर आपने एक्टिव और पैसिव ये जो है पैसिव क्लियर कर लिया, एक्टिव पैसिव क्लियर करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव करो, एक्टिव पैसिव करो, इसमें 20 नंबर का एक्टिव पैसिव का सवाल आता है। और बताओ देखो कितना ईजी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आता है 20, देखो 20 40 नंबर आपका ये हो गया। और बताओ, ठीक है। और बाकी 20 नंबर पैसेज, आपका 60 नंबर तो सिर्फ अपने ये 2 टॉपिक किया और पैसेज सॉल्व किया, 60 नंबर यह हो गया। 70 नंबर मान लो वो और 60 नंबर ये, कितना हो गया आपको 120 नंबर हो गया पेपर क्वालिफाई। क्या करना है भाई, तो आपका सिर्फ मतलब देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 टॉपिक किया आपने, और वहाँ पे इसमें जो पैसेज है इसमें तो देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। पैसेज में तो आंसर भी दिया रहता है, क्वेश्चन भी दिया रहता है, बस प्रैक्टिस कर लोगे निकल जाएगा पेपर। बस 2 टॉपिक करोगे पेपर निकलेगा, देखो इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। चलो मान लो और मैं बताती हूँ आपको। देखो एक्टिव पैसिव हो गया है ना, एक्टिव एंड पैसिव आपका हो गया 20 मार्क का, ये तो आना ही है, ठीक है। आपका आएगा ये तो मतलब एक्टिव पैसिव चेंज वही सेम बात है, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाएगा, मान लो कि आपको क्या करने का रहेगा, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मान लो क्वेश्चन आ गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आपको देखोगे कि आपको 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मिल जाएगा। आपको एरर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, एरर करना पड़ेगा। देखो आपको एरर के लिए मैं आपको बता दूँ कि आप देखो, आप गूगल पे ऐसे यूट्यूब पे जाके सर्च करो toppersgalaxy.com, ठीक है। वहाँ पे जाके टॉपर्स गैलेक्सी में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एरर से रिलेटेड MCQ, ऑलरेडी हमने कराया हुआ है। वहाँ पे आपको 10 वीडियो मिल जाएगी एरर की। अगर वो करने में सॉल्व हो रहा है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया हुआ हमने। आप बस वहाँ पे जाके 1.5 घंटे की वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की 1.5 घंटे की वीडियो है, आप वो देख लो। आपका मैं बता रही हूँ सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद वो 10 वीडियो देख लो आपके एरर वाली, ये एरर वाले 10 वीडियो देख लो। मैं बता रही हूँ आपके 20 में से आपका 15 मार्क कहीं नहीं गए, गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ। अगर होगा आप डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में आके बताओ, ठीक है। आपको कहीं नहीं गया, बस प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। तो ये होगा। इसकी बात आप एरर कर लिया, आपने एक्टिव पैसिव कर लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहोगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लो, क्लोज टेस्ट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद फिलअप्स कर लो, फिलअप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के छोटा बहुत क्वेश्चन टैग भी आ जाता है कई बार, थोड़ा बहुत क्वेश्चन टैग भी आपने डेफिनेटली किया होगा। आपने सीटेट में निकाला है ना इंग्लिश का पेपर, तो बस थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करो, ब्रश अप करो थोड़ा बहुत, आपका डेफिनेटली पेपर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं, बाकी एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता दिया कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो एरर के लिए ना क्या है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए रहोगे ना तो आपका एरर का क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख लो, डेफिनेटली है, आप जाके देखेंगे आपका क्वेश्चन क्लियर सही होने लग जाएगा। एरर के हमारे क्वेश्चन सारे PYQ हमने कराए हुए हैं, DSSB के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ हैं ऑलरेडी हमने कराए हुए चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख लो, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट और ये सब है। अब जाके जब है ना देखो PYQ भी जो है हमने मॉक टेस्ट में, आप जाके देखोगे ना www.toppersgalaxy.com पे, ठीक है। वहाँ पे आप जाके देखोगे तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे DSSB के हिसाब से क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पे जाके मॉक दो, बस मॉक देने से ही देखो आपका क्लियर हो जाएगा पेपर। इंग्लिश इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस क्लियर हो गया, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब रहा पेपर 1 और पेपर 2 का चीज़ें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। आई होप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और भी चीज़ें हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपको मिलती रहेंगी, कैसे पेपर मिलना है, क्या क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना है, ऐसी गाइडेंस हम डेफिनेटली आपको देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल पर जाकर देखिए, हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई हैं DSSB से रिलेटेड। यू विल डेफिनेटली गेट द आइडिया हाउ टू स्कोर द गुड मार्क्स इन द एग्जाम। थैंक यू सो मच for watching.